Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan and let's begin the session. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में डिबेटेबल टॉपिक चल रहा है। क्यों? फर्स्टली द एज ऑफ कंसेंट इज करेंटली इन इंडिया 18 ईयर्स की 18 ईयर्स से माइनर का कंसेंट वैलिड नहीं होगा किसी भी पर्पस के लिए। बट ये इशू अराइज होता है पॉक्सो केसेस में जब दो इंडिविजुअल 16 या 18 ईयर्स के एज ब्रैकेट में है एंड उनके बीच में कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो क्या उसे भी एक सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा अंडर द पॉक्सो केस? तो यस, अभी तक प्रेजेंट लॉज जो हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉक्सो के अंडर इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो इसी को लेके काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को एंड पार्लियामेंट को अपील की है कि कंसेंट की एज को रिड्यूस करने के लिए। क्या इस बार पार्लियामेंट एज रिड्यूस करेगा या नहीं करेंगे, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले इशू क्या है? 2012 में इंडिया में पॉक्सो का एक्ट लेके आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसमें किसी भी माइनर 18 ईयर से कम के बच्चे के साथ में कोई सेक्सुअल एक्ट होता है तो उसे सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा, या फिर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी माना जा सकता है। तो यहाँ पे इशू अराइज होता है कि कोई 16 साल का पर्सन है, 17 साल का कोई बच्चा है, वो कंसेंटफुली एक लड़का एक लड़की रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कंसेंटफुली सेक्स करते हैं, तो क्या उसे रेप की डेफिनेशन में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो रेप की डेफिनेशन सेक्शन 75 एंड सेक्शन 375 एंड 376 ऑफ आईपीसी एंड प्रेजेंटली सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ बीएनएस, इसमें नॉन कंसेंचुअल एक्ट को रेप माना जाता है। बट वहीं पे अगर एक पार्टी एक पर्सन माइनर है तो पॉक्सो के अंडर चला जाएगा वाला ऑफेंस एंड वो पर्सन लायबल होगा। बट जब कंसेंट था तो भी क्या इसमें माइनर को लायबल डिक्लेयर करना सही होगा? सेकंड इशू कि अगर दोनों पर्सन ही, दोनों विक्टिम और अक्यूज दोनों पर्सन ही माइनर है, अंडर 18 है बट 16 से प्लस हैं, तो क्या इस एज ब्रैकेट में दोनों पर्सन ही यहाँ पे ऑफेंडर्स होंगे, क्या अक्यूज होंगे इस केस में? नहीं। तो ये ग्रे एरिया है जहाँ पे क्या होता है कि अगर जनरली लड़की अपने घर आती है, लड़की के पेरेंट्स ने अगर एफआईआर रजिस्टर करा दी है तो फिर वो लड़की को विक्टिम मान लिया जाएगा एंड लड़के को यहाँ पे अक्यूज मान लिया जाएगा, क्योंकि पॉक्सो एक जेंडर स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जेंडर न्यूट्रल लॉ है जहाँ पे लड़का या फिर लड़की कोई भी विक्टिम हो सकते हैं। बट वहीं पे अगर देखा जाए लड़के ने अगर पहले कंप्लेन फाइल कर दी है यहाँ पे तो लड़के को विक्टिम मान लिया जाएगा एंड लड़की को अक्यूज मान लिया जाएगा। तो ये लॉ का एक ग्रे एरिया है। बट अगर एक ही पार्टी माइनर है तो वहां पे तो पॉक्सो ऑफेंस लग जाएगा एंड जो ओल्डर एडोलेसेंट है, अडल्ट है, उससे वहां पे अक्यूज माना जाएगा। तो इशू यहाँ पे है 16 टू 18 ईयर्स के जो एज ब्रैकेट है उसके लिए। इसमें क्या होना चाहिए 16 टू 18 में? अगर दोनों पर्सन ही माइनर हैं, बोथ आर माइनर, तो यहाँ पे क्या लॉ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे यही डायलेमा है इस केस का। थर्ड चीज देखें, कन्विक्शन वर्सेस एक्विटल रेट, कि हम 2018 से 2022 का डाटा देखें, ये एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया का। यहाँ पे एकदम वैलिड डाटा आपको मिल जाएगा कि जितने भी पर्सन अरेस्ट हुए हैं उसमें से जो कन्विक्शन रेट है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट एवरेज रही है 9 to 11% के बीच में एंड यहाँ पे एक्विटल रेट ज़्यादा रहा है 20% प्लस एंड बाकी केसेस अभी पेंडिंग ही हैं जहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। तो फिर इस केसेस में जब एक्विटल रेट इतना हाई है कि जजेस जनरली हाई कोर्ट में जब अपील जाती है तो वहाँ पे केस को, पर्सन को, विक्टिम को या अक्यूज को अक्विट कर देते हैं, क्योंकि वो रोमांटिक रिलेशनशिप रहते हैं जहाँ पे कंसेंट था दोनों पार्टीज का। तो यही एक इशू है जिसके लिए यहाँ पे केस चल रहा है अभी एंड इस केस है सुयो मोटो केस है, यहाँ पे पीआईएल फाइल करी है निपुण सक्सेना ने। अब इशू क्या है यहाँ पे? एक मेजर इशू क्या है कि जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट बन जाती है पार्टीज के लिए बहुत बार। इसे चलिए हम आगे डिटेल में समझते हैं। एंड एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्या कंसेंशुअल एक्ट बिटवीन ओल्डर एडोलेसेंट्स बिटवीन द 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स, ये जो पार्टीज हैं 18 टू 22 के बीच में ओल्डर एडोलेसेंट्स, क्या इनके बीच में जो सेक्सुअल एक्ट हुए हैं क्या इन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। तो इंडिया में करेंटली 2.5 लाख से ज्यादा पॉक्सो के केसेस पेंडिंग हैं अभी भी, जहां पे अगर बाद में एक्विटल आ जाता है पार्टी का, बट उसकी तो लाइफ खराब हो गई ना, क्योंकि इतने टाइम पनिशमेंट का जो ट्रायल चला, सोशल स्टिग्मा हुआ, सोसाइटी का स्टेरियोटाइप हुआ, उसकी जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी वो वेस्ट हो गई एंड फैमिली प्रेशर जो रहा होगा।
तो काफ़ी सारे केसेस अभी भी इंडिया में पेंडिंग है, स्पेशल कोर्ट्स में भी, पॉक्सो का स्पेशल लॉ होने के बाद भी। सेकेंडली, मैनी इन्वॉल्व कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। थर्डली, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जाता है 60 डेज़ का, कि 60 डेज़ में पुलिस को यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। एंड अगर सीरियस ऑफेंसेस है जहाँ पे पनिशमेंट 10 साल या 7 साल से ज़्यादा की हो सकती है, तो पुलिस यहाँ पे एक्स्ट्रा 30 डेज़ का टाइम भी ले सकती है चार्जशीट को फाइल करने में, टोटल 90 डेज़ का। तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस ही आप मान लीजिए 90 डेज़ हो जाएगी। उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल चलने में कभी कभी 1 साल, 6 महीने, 2 साल भी लग सकते हैं। और उसके बाद फिर अपील की प्रोसेस हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जा सकती है अपीलेट जुडिक्शन के अंडर। तो ये प्रोसेस ही, टाइम ही इंसान के लिए एक पनिशमेंट बन जाती है ऐसे केसेस में। उसके बाद हम दे सकते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होता है जो हमने अभी डिस्कस किया। अरेस्ट एंड डिटेंशन, सोसाइटल स्टिग्मा, लॉस ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इमोशनल ट्रॉमा दैट द पर्सन फेस इन दिस केस। सो in this slide, the point of discussion is, does the current system focus on the punishment too much और on the protection and rehabilitation? क्योंकि इंडिया में जो पीनल लॉ था अभी तक, आईपीसी एंड बीएनएस, ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे हम वर्क करते हैं कि हमें रिफॉर्म करना है। एंड जहाँ पे माइनर्स जुवेनाइल हैं, 16 to 18 ईयर्स के एज ब्रैकेट में हैं, क्या उन्हें भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए या कुछ एक्सेप्शन बनाने चाहिए? इसी के ऊपर डिबेट है। आगे देखते हैं करंट लीगल पोजीशन इन इंडिया। तो इंडिया में करंट लीगल पोजीशन क्या है? प्रेजेंटली पॉक्सो का सेक्शन 2 क्लॉज डिफाइन करता है एज एनी चाइल्ड वो इज बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कोई भी क्लोज इन एज या रोमियो जूलियट क्लॉज का एक्सेप्शन नहीं है। क्लोज इन रेंज को हम, क्लोज इन एज एक्सेप्शन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 375 ऑफ IPC and section 63 of BNS defines rape as non-consensual sexual intercourse between two parties. एंड वहीं पे पॉक्सो में कंसेंट अगर होगा तो भी तो यहाँ पे पर्सन लायबल हो जाएगा। तो वही मेजर इशू है अपने इंडिया में अभी। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट हाई टाइम है कि यहाँ पे हम रीडिफाइन करें चाइल्ड की डेफिनेशन को, 18 से एज ब्रैकेट को रिड्यूस करके 16 ईयर्स पे लेके आए या नहीं? एंड प्रीवियसली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी ये कहा था कि कंसेंट की एज को रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे एडवोकेट्स, एनजीओज ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है कि कंसेंट की एज रिड्यूस होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे एनजीओज एंड सीनियर एडवोकेट का ये भी ऑब्जेक्शन है कि कंसेंट का एज रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम आगे इश्यूज में डिस्कस करते हैं। अब इस केस में जो सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है, PIL फाइल हुई है, जहाँ पे इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट जो कि इस केस में अमाइकस क्यूरे हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जुडिशियल डिस्क्रिशन एट सेंटेंसिंग इज नॉट अ फुल सॉल्यूशन, कि जजेस के पास डिस्क्रिशन है कि पनिशमेंट देनी है या नहीं देनी है या फिर एक्विटल कर देना है, बट ये कोई कंप्लीट या फुल सॉल्यूशन नहीं है इस केस में, क्योंकि केसेस सालों तक चलते रहते हैं। सेकेंडली, अक्यूज्ड सफर करता है ड्यूरिंग द ट्रायल एंड जजेस पर्सनल व्यूज, कि काफ़ी सारे जज बायस्ड हो सकते हैं, अनइवन व्यूज हो सकते हैं, कि एक जज MP में है, कोई राजस्थान में है, कोई यूपी में है, हर जज के पर्सनल व्यूज और ओपिनियन भी इम्पैक्ट करते हैं केस के जजमेंट पे, कि जजमेंट अनइवन आते रहते हैं, कि किसी जज को लगा नहीं यहाँ पे पनिश करना चाहिए, किसी जज को लगा नहीं एक्विट कर देना चाहिए, तो अनइवन यहाँ पे जजमेंट आते रहते हैं। तो इसके लिए ये जुडिशियल डिस्क्रिशन कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है प्रेजेंटली। सेकेंडली, इंदिरा जयसिंह ने प्रपोज किया है क्लोज इन एज एक्सेप्शन का, जो कि अप्लाई होता है कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स वेयर बोथ द पार्टीज है 16 to 18 ईयर्स। जिन केसेस में दोनों पार्टी 16 to 18 ईयर्स के एज ब्रैकेट में है, यहाँ पे कोई ओल्डर पर्सन नहीं, सिर्फ हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोज इन एज का एक्सेप्शन लगाया जा सकता है। क्या इस केस में भी पॉक्सो अप्लाई किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे इंदिरा जयसिंह का आर्गुमेंट है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो वहाँ पे पॉक्सो के प्रोविजंस को इन्वोक ना किया जाए एंड दोनों पार्टीज को विक्टिम की तरह ही ट्रीट करके रिहेबिलिटेशन पे फोकस किया जाए रेदर देन पनिशमेंट। ये मेजर आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की। ये प्रिवेंट करेगा ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीनेज रिलेशनशिप। अगर कोई नॉन कंसेंशुअल सेक्स है, वहाँ पे तो पॉक्सो अप्लाई होना चाहिए एंड पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट मेन इशू यहाँ पे क्या चल रहा है कि कंसेंट वाले केसेस में क्या डिसीजन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी केस में अपोजिंग पार्टी भुवन रिवो, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन लॉयर हैं जिन्हें मिला है वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं इंडिया में। अब इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम एक ब्लैंकेट एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देते हैं कंसेंटिंग कपल्स को, तो इस लॉ का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि ट्रैफिकिंग हो सकती है डिस्गाइज्ड एज कंसेंशुअल रिलेशनशिप की। जनरली क्या होता है, कोई रूरल एरिया में, विलेज एरिया में जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है पब्लिक, तो कोई माइनर लड़की है 16 ईयर्स की, 17 ईयर्स की, वो इलोप कर जाती है, मतलब भाग जाती है लड़के के साथ में। तो यहाँ पे अगर उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, तो ट्रैफिकिंग भी हो सकती है विक्टिम की ऐसे केसेस में। सेकेंडली, किडनैपिंग एंड चाइल्ड मैरिज केसेस। अगर हमने कंसेंट की एज रिड्यूस कर दी 18 to 16, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का केस भी तो इंक्रीज हो सकता है इंडिया में, कि चाइल्ड मैरिज के केसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, कि 17-16 ईयर्स की लड़कियां बोलेंगे अब हमारे पास वैलिड कंसेंट है, हम लॉफुली शादी कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है अगर ब्लैंकेट एक्सेप्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में। सोल्यूशन क्या दिया है भुवन रेबो ने इस केस में, कि कीप जुडिशियल डिस्क्रिशन बट रिफॉर्म द जस्टिस सिस्टम, कि हम जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करें, फास्ट ट्रैक केसेस रखें, कि एक टाइम लिमिट बाउंडेशन सेट कर दें कि इतने टाइम पीरियड में जजमेंट आ जाना चाहिए, फाइनल केस एंड हो जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होनी चाहिए, विक्टिम का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, साथ में अक्यूज का भी रिहेबिलिटेशन होना चाहिए कंसेंटिंग अडल्ट के केसेस में जहाँ पे दोनों पार्टी 16 to 18 के एज ब्रैकेट में हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट फॉर डिस्कशन है, हाउ कैन वी क्रिएट सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट मिस यूज वाइल स्टिल प्रोटेक्टिंग जेन्युइन केसेस, कि जो जेन्युइन केसेस हैं उन्हें तो हम प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे हम अपनी लॉ की प्रोटेक्शन दें उन पर्सन को, पर जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे कंसेंट दिया गया है किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए, तो उन केसेस में कैसे ट्रीट करना है पर्सन्स को, जुवेनाइल्स को, उसके ऊपर इशू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं, बाकी कंट्रीज में क्या लॉ हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं पता होगी वो बताता हूं, कि जब 1860 में आईपीसी आया था तब इंडिया में कंसेंट की एज 10 ईयर्स हुआ करती थी। कैन यू इमेजिन कि 10 ईयर्स कंसेंट की वैलिड एज हुआ करती थी 1860 में जब हमारा आईपीसी आया था। बट ये एज फिर अमेंडमेंट आता है 1940 में, जो इसे इंक्रीज करके कर दिया जाता है, 16 ईयर्स कर दी गई हमारी कंसेंट की एज को। एंड फाइनली 2012 में जब पॉक्सो एक्ट आया, उसके बाद 2013 में कंसेंट की एज को 16 से इंक्रीज करके कर दिया गया था 18 ईयर्स। तो यहाँ पे अपोजिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं, जो हमने एज इंक्रीज करी थी तो एक बेसिस पे करी थी, इतने सालों बाद करी थी, ऑलमोस्ट 70 साल के बाद में, तो फिर हम वापस उसी टाइम पीरियड में क्यों जा रहे हैं जहाँ वो एज 16 हुआ करती थी। अब इंटरनेशनल कंसेप्शन समझते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम्पल क्या है। कनाडा का केस लें, वहाँ पे कंसेंट की एज होती है 16 ईयर्स एंड सेम एज यूके। कनाडा एंड यूके में कंसेंट की एज है 16 ईयर्स एंड इन कंट्रीज में क्लोज इन एज का एक्सेप्शन है, कि जहाँ पे क्लोज एज का गैप है दोनों पार्टीज के बीच में, कि कनाडा में अगर पार्टीज के बीच में 5 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर्स का गैप है तो फिर उसे इस एक्सेप्शन के अंडर माना जाएगा एंड उसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। सेम एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 2 to 3 ईयर्स का जनरल एज गैप परमिटेड है, वेरीज बाय स्टेट। यूएस के सिचुएशन क्या है, वहाँ पे भी 3 to 4 ईयर्स का एज गैप वैलिड है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, कहीं पे 3 ईयर्स कहीं पे 4 ईयर्स। यूके में कोई एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन गिवन नहीं है, बट प्रोसिक्यूशन इज रेयर इन कंसेंशुअल क्लोज एज केसेस। तो यूके में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, रेयरली होता है प्रोसिक्यूशन ऐसे केसेस में। ये हैं हमारे इंटरनेशनल एग्जांपल्स जहाँ पे बाकी कंट्रीज के लॉस कैसे हैं। क्या इंडिया को भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपने एज कंसेंट की एज को रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर हमें इंडिया के बेसिस पे, इंडिया के कस्टम्स के ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ यूनिक लॉ, एक कल्चरली रेलिवेंट मॉडल क्रिएट करना चाहिए। ये क्वेश्चन है जिसपे हमारे लेजिस्लेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल ट्रेंड क्या है इंडिया में। तो काफ़ी सारे केसेस में जाके हम देख सकते हैं, विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, जहां पे स्टेट तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट को अर्ज किया था कि पॉक्सो के केसेस में हम कंसेंट की एज को रिड्यूस कर दें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये रिक्वेस्ट की है पार्लियामेंट को कि कंसेंट की एज रिड्यूस होना चाहिए। उसी के बाद एक केस हुआ था सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे कोर्ट ने वार्न किया अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पॉक्सो इन कंसेंशुअल केसेस, जहाँ पे वैलिड कंसेंट था दोनों पार्टी का, तो वहाँ पे मिसयूज किया जा सकता है पॉक्सो ऑफेंसेस का। एंड जनरली ट्रेंड ये है कि हाई कोर्ट ऑफन अक्विट कर देते हैं जेन्युइन लव केसेस में, रोमांटिक केसेस में, बट ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रायल, की काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद वो अक्विटल मिलता है, तब तक अक्यूज्ड पनिशमेंट कर चुका था।
कि वो पनिशमेंट वहाँ पे उसे मिल चुकी थी ट्रायल के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। जो पनिशमेंट थी वो प्रोसेस ने ही उसे पनिशमेंट बना दिया। इवन दो उसे गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया, क्विट कर दिया गया, बट फिर भी वो पर्सन एक पनिशमेंट सर्व कर चुका था इतने टाइम पीरियड में फॉलो करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है अगर एक्सेप्शन ऐसा लेके आ जाता है इंडिया में? तो फर्स्टली प्रूफ ऑफ जेन्युइन कंसेंट इज डिफिकल्ट, कि ये प्रूफ कैसे किया जाएगा कि जेन्युइन कंसेंट था या नहीं था इन केसेस में, कि पर्सन माइनर में उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे जेन्युइन कंसेंट को प्रूफ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन केसेस में। सेकेंडली पॉसिबिलिटी है कोर्जन की डिस्गाइज एज कंसेंट, कि इंसान सामने वाले विक्टिम को कोर्स कर दे, उससे अनलॉफुली थ्रेट करे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोर्जन भी हो सकता है जिसे कंसेंट मान लिया जाए। थर्डली इट मे कॉम्प्लिकेट प्रोसिक्यूशन इन जेन्युइन अब्यूज केस, जहाँ पे जेन्युइन अब्यूज केसेस हैं वहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन का केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है प्रूफ करना कि यहाँ पे एक सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया गया है। फोर्थली कल्चरल कंटेक्स्ट, इंटरकास्ट रिलीजन रिलेशनशिप ऑफन ट्रिगर फॉल्स केसेस, जहाँ पे इंटरकास्ट केसेस होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स एफआईआर करने में बिल्कुल वेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली एफआईआर कर देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो उन केसेस से ही प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ये एक्सेप्शन लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, वो अभी डिसाइड किया जाएगा। बट जनरली प्रेजेंट स्टैंस ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्हें मना कर दिया है अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के थ्रू कोर्ट में एफिडेविट देके कि नहीं, एक कंसेंट की एज रिड्यूस नहीं की जाएगी प्रेजेंटली, क्योंकि इससे एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंसेंट को मिसयूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्टली प्रपोज्ड पॉसिबल बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है जो हम चेंजेस या सेफ गार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक एज लिमिट का हम एक्सेप्शन दे सकते हैं कि एक्सेप्शन अप्लाई हो अगर जहाँ पे 3 साल या 3 साल से कम का गैप है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वहाँ पे हम उसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट ना करके उसे ट्रीट करें एज अ जेन्युइन केस ऑफ वैलिड कंसेंट। सेकेंडली अप्लाइज ओनली व्हेन बोथ आर 16 ईयर्स ऑफ ओल्डर देन 16 ईयर्स, ठीक है, कि 16 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए पार्टी इस केसेस में, या फिर 16 ईयर्स। इन्हीं केसेस में अप्लाई होगा कि 16 से कम का कोई पार्टी है तो उस पर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। थर्डली नो एप्लीकेशन इफ कोवर्जन, ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्व, कि अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है ऐसे इस केस में, तो फिर वहाँ पे इस एक्सेप्शन को अप्लाई ना किया जाए। फोर्थली मैंडेटरी कोर्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंसेंट, की कोर्ट यहाँ पे वेरीफाई करेगी कंसेंट था या नहीं था, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन पे केस जाए। फिफ्थली पुलिस टू कंडक्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन विद इन 15 डेज, की जो भी सोशल इन्वेस्टिगेशन है जिसकी 60 डेज की टाइमलाइन होती है क्रिमिनल ऑफेंसेज में, उसे रिड्यूस करके 15 डेज कर दिया जाए। एंड मैंडेटरी लास्टली केसेस को डिस्पोज कर दिया जाए विद इन 6 मंथ्स, के 6 मंथ्स के अंदर केस खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा, एक सॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। अब एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्या इंडिया को एक हाइब्रिड मॉडल जहाँ पे लॉ भी हो और सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएं, एक सबसे ज़्यादा मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन प्रेजेंट केस में यही वाइबल है जनरल पब्लिक के लिए, कि कंसेंट की एज अभी रिड्यूस नहीं होने वाली है, ये फाइनल है अभी। एंड इसके अलावा मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन में हम एक एक्सेप्शन दे सकते हैं, बट एक्सेप्शन की भी कंडीशंस होंगी कि इन्हीं सिचुएशन में एक्सेप्शन को अप्लाई किया जाएगा। सो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा सेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।